Good morning, students. As you all know, we are already reading lesson 1 of history, 10th class. The lesson is the rise of nationalism in Europe. And under this lesson, on page number 17, we are reading the next topic 3.3 1848, the revolution of the liberals. As in the previous video, we had already seen that how in the year 1848 a revolution took place in France, and in that revolution the liberal nationalist leaders they led the revolution. तो 1848 में फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा था? वहाँ के लिबरल नेशनलिस्ट लीडर्स। तो वही हम इसमें देखेंगे दोबारा से कि फ्रांस में 1848 में एंड ऑफ रूल ऑफ लुइस फिलिप रिपब्लिक वाज सेट। 1848 ईयर में जो रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, उसके कारण वहाँ पे जो किंग था लुइस फिलिप, उसके राज का अंत हो गया और उसकी जगह पे एक रिपब्लिक, एक जो है गणतंत्र कायम किया गया। वहाँ पे रिपब्लिक वो कंट्री होता है जहाँ का हेड जो है वो इलेक्टेड होता है। तो पहले वहाँ का जो हेड था किंग देश का, वो लुइस फिलिप था, लेकिन अब लुइस फिलिप का राज खत्म हो गया और उसकी जगह पे जो है रिपब्लिक कायम हुई, मतलब एक इलेक्टेड पर्सन जो है वो कंट्री का हेड बन गया। तो इस तरह से 1848 के रेवोल्यूशन के कारण जो बहुत बड़ी चेंज आई थी फ्रांस में, और फ्रांस के इस रेवोल्यूशन का जो असर है वो पूरे वर्ल्ड पे हमें देखने को मिला। किस तरह से कि जो यूरोप के बाकी कंट्रीज़ थे, यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी इस रेवोल्यूशन का असर हुआ, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि फ्रांस में जो भी एक्टिविटी होती थी उसका असर पूरे यूरोप में पड़ता था। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसने एक बार कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ज़ुकाम हो जाता है। तो वही हुआ 1848 के रेवोल्यूशन के कारण यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी जो लिबरल नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने भी रेवोल्यूशन करने शुरू कर दिए और अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के आगे रखी। तो हम देखते हैं कि यूरोप के बाकी पार्ट्स में क्या किया लिबरल नेशनलिस्ट लीडर्स ने। तो इफेक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, नंबर 1 डिमांड फॉर नेशन स्टेट्स। बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो अभी तक प्रॉपर नेशन नहीं बने थे, जैसे जर्मनी उस टाइम पे मौजूद नहीं था। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये कुछ एरियाज़ थे जो अभी नेशन नहीं बने हुए थे। तो इनमें रहने वाले जो लोग थे उन्होंने फैसला किया, जैसे जर्मन स्पीकिंग पीपल जो थे वो सोच रहे थे कि अब हम अपना जर्मन नेशन बनाएं। ये सब कुछ इसी कारण हुआ, 1848 रेवोल्यूशन से उन्होंने इंस्पिरेशन ली और इन लोगों ने सोचा वहाँ पे जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ में या इटालियन स्पीकिंग एरियाज़ में जो लिबरल नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जो हैं अपने अपने एरिया में रेवोल्यूशन करें और अपना अपना एक जो है डिस्टिंक्ट नेशन बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से उन्होंने डिमांड की नेशन स्टेट्स की कि हमारी प्रॉपर नेशन स्टेट होनी चाहिए। जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की मांग थी कि उनका एक जर्मनी नेशन हो। इटालियन स्पीकिंग पीपल की डिमांड थी कि उनका एक इटली नेशन बनाया जाए। नेक्स्ट डिमांड फॉर पार्लियामेंट। यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में जो लिबरल नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने डिमांड की कि हमारी एक पार्लियामेंट होनी चाहिए हमारे भी एक कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये भी डिमांड की कि हमारे देश में एक संविधान हो, संविधान के अकॉर्डिंग ही देश को चलाया जाए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो ये भी डिमांड की गई लिबरल नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा पूरे यूरोप में कि जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स कि लोगों को जो फ्रीडम हो कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकें और अपनी डिमांड्स जो हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, अपने राइट्स के लिए लड़ सकें। तो इस तरह से 1848 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका इफेक्ट सिर्फ फ्रांस तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि इस रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप में अपना इफेक्ट डाला और पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस होने शुरू हो गए। आगे एक बहुत बड़ी एग्जांपल जर्मनी की हम देखने जा रहे हैं कि जर्मनी में जो है कैसा इफेक्ट देखने को मिला 1848 रेवोल्यूशन का। जर्मनी में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था 1848 में, वो हम अभी पढ़ेंगे।
हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मनी का, और ये सिटी काफ़ी फेमस है। इस सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसीडेंट ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ऑन 18 मई 1848, और ये ਜਿਹੜਾ इवेंट ਸੀਗਾ इट वाज द रिजल्ट ऑफ द 1848 फ्रेंच रेवोल्यूशन आल्सो, क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ कि 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਮਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਰਮਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਰਮਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। 1848 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਆਰਟੀਸਨਸ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਿਟੀ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਜਰਮਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਦਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੇਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तो देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के इवेंट्स किहड़े सी। नंबर 1, a large number of the political associations gathered in Frankfurt। अलग-अलग जर्मन स्पीकिंग एरियाज दे विचों अलग-अलग पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दे मैंबर्स फ्रैंकफर्ट नाम दे सिटी दे विच इकट्ठे होए एंड दे डिसाइडेड टू मेक ऑल जर्मन नैशनल असैंबली। ये जिहड़े इकट्ठे होए पोलिटिकल लीडर सीगे अलग-अलग जर्मन स्पीकिंग एरियाज दे, उन्होंने मिलके ऑल जर्मन नैशनल असैंबली बनाई। वो जिन्ने भी सीगे उन्हों का सारा ग्रुप जिहड़ा सी उन्होंने ऑल जर्मन नेशन असैंबली का नाम दिता गया। अगर असीं नंबर देखिए कि जो पोलिटिकल लीडर जिहड़े इकट्ठे हुए सी फ्रैंकफर्ट दे विच, तो उन्हों का नंबर सी 831। ये जिहड़े 831 मैंबर सीगे अलग-अलग जर्मन स्पीकिंग एरियाज नूं रैप्रजेंट कर रहे सीगे और इलैक्टिड लीडर सीगे, लोगों द्वारा चुने हुए सीगे। अगर असीं प्लेस की गल करिए कि जी फ्रैंकफर्ट पार्लीमेंट है किहड़ी जगह पर हुई फ्रैंकफर्ट सिटी दे विच, तो प्लेस सीगी सेंट पॉल्स चर्च। सेंट पॉल नाम की एक चर्च सीगी, काफ़ी वड्डा उहदा हॉल सीगा, उस हॉल दे विच जिहड़ी पार्लीमेंट है की गई, एक गैदरिंग की गई। नेक्स्ट पॉइंट, मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी। ये जिहड़े 831 रिप्रजेंटेटिव इकट्ठे हुए सीगे फ्रैंकफर्ट दे विच, इन्हां ने मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, एक संविधान लिखा, और ये संविधान नवे जर्मन नेशन का सीगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू बी मोनार्की अंडर पार्लीमेंट। इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की गई कि जर्मनी जिहड़ा नेशन है उसका हैड एक किंग ही होएगा, मोनार्क ही होएगा, और वो जिहड़ा किंग है वो ऑटोक्रेटिक नहीं होएगा, एब्सोल्यूट नहीं होएगा, उहदियां पावर्स लिमिटेड होणगियां। पावर्स नूं लिमिट कौन करेगा? एक इलैक्टेड पार्लीमेंट जिहड़ी है वो उहदियां पावर्स नूं लिमिट करेगी। पार्लीमेंट के अंडर रहंदे हुए किंग अपना काम करे। नैक्सट पॉइंट, किंग ऑफ प्रशिया फ्राइडरिच विलहेल्म IV। ये डिसाइड किया गया कि नवे जर्मन नेशन का किंग कौन होएगा? प्रशिया का जिहड़ा किंग सीगा, मैं पहला भी डिस्कस कर रहे हैं कि प्रशिया एक जर्मन स्पीकिंग स्टेट सीगी, और प्रशिया का किंग हैगा सी फ्राइडरिच विलहेल्म IV। ये काफ़ी स्ट्रोंग सीगा, ये नेशन भी काफ़ी स्ट्रोंग सी ऑलरेडी, और जर्मन स्पीकिंग टैरीटरीज़ में विश्वास सीगा कि अगर उन्होंने लीड कर सकता है तो प्रशिया कर सकता है। सो प्रशिया के किंग फ्राइडरिच विलहेल्म IV नूं जिहड़ा है वो क्राउन पेश किया गया। किंग रिजैक्टिड, लेकिन होया कि किंग नूं जो भी कंडीशनस लगाइयां सीगियां फ्रैंकफर्ट पार्लीमेंट ने वो मंजूर नहीं सी, जिस कारण फ्राइडरिच विलहेल्म ने रिफ्यूज़ कर दिता कि अगर तुसीं मैनूं कहोगे कि मैं पार्लीमेंट के अंडर रह के राजा बना तो मैनूं ये मंजूर नहीं है। सो किंग ने रिफ्यूज़ कर दिता, जिहदे नाल जिहड़ा सीगा जिस मोटिव के नाल फ्रैंकफर्ट पार्लीमेंट बनाई गई सी वो मोटिव ही खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट, अदर किंग्स एंड नोबल्स आल्सो अपोज्ड एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन। हुण सब तो पहला रशिया के किंग ने रिफ्यूज़ कर दिता, उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਮਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਰਮਨ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਰਮਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਲੱਸ ਨੋਬਲਸ ਆਲਸੋ ਅਪੋਜ਼ਡ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਰਮਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਟਰੂਪਸ ਵਰ ਕਾਲਡ ਇਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਰਮਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਈ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Well students, now we talk about struggle of women for political rights. In the mid 19th century, around 1850s, women were struggling for their political rights. Political rights means like having right to vote, but women didn't have the right to vote at that time. They were not given the right to vote. They were struggling for it. They launched many movements to get the right to vote. Let's see what phase this struggle had. Women formed associations to get their political rights. Women formed their associations, means groups. Women ने अपने groups बनाए, organizations बनाए और उन्होंने राही अपनी डिमांड्स ਜਿਹੜੀਆਂ गवर्नमेंट तक पहुँचाइयाँ कि उन्होंने भी right to vote मिलना चाहिए। Newspapers were started by women. Women ने अपने newspaper launch किए, newspaper ਦੇ ਰਾਹੀਂ अपनी problems गवर्नमेंट तक highlight की। Next, demonstrations also. उन्होंने demonstration किए, अपने रोज़ प्रदर्शन किए, जिन्हों के राही अपनी जी डिमांड सी अपनी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक पहुँचाई। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर देयर स्ट्रगल वाज दे डिडंट हैव द वोटिंग राइट। उन्होंने कोल वोटिंग राइट नहीं सीगा, उन्होंने कोल वोट पाने का अधिकार नहीं सीगा। ये उन्हों का मेन जिहड़ा सीगा एम सीगा, मेन उन्हों की डिमांड हैगी सी। ओनली ऑब्जर्वर्स इन फ्रैंकफर्ट पार्लीमेंट, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 831 ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਸ ਜਦੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਡਰੋਬੈਕ ਸੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਵਿਮਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਊਅਰਸ, ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਮਨ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਮਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲੈਣ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਮ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਾਈ ਕਿੰਗਸ ਇਨ ਯੂਰਪ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏ 1848 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲਿਬਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਮ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਰਫਡਮ ਐਂਡ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਵਾਜ਼ ਐਂਡਿਡ।
ਸਰਫ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੌਂਡਿਡ ਲੇਬਰ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੌਂਡਿਡ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੌਂਡਿਡ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।